हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रिया सोनी। मैं आपको स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्टेंट के बारे में पढ़ाऊँगी। व्हाट इज़ दिस? स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, हम क्यों करते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, इन सभी के बारे में इस लेक्चर में हम देखेंगे। फर्स्ट, व्हाई वी नीड स्टेरिलाइजेशन। हमें स्टेरिलाइजेशन की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों कर रहे हैं स्टेरिलाइजेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ capable of causing infection constantly present in external environment and on the human body। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन केस करने के लिए कैपेबल है वो कंटिन्यू हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में और हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटामिनेशन एंड इन्फेक्शन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव हैं, वो इन्फेक्शन के लिए और संक्रमण फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। द एम ऑफ स्टेरिलाइजेशन इज टू रिमूव और डिस्ट्रॉय देम फ्रॉम मटेरियल और फ्रॉम सरफेस। जो हमारा स्टेरिलाइजेशन करने का एम है, हमारा पर्पज़ है कि जो भी हमारा आर्टिकल्स है, जो भी सरफेस है, उसको बैक्टीरिया फ्री करे ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वहाँ से हट जाए, हमें इन्फेक्शन केस ना करें, इन्फेक्शन ना फैलाएं। अब डियर स्टूडेंट, हम यहाँ डिफरेंट टाइप के डेफिनेशंस देखेंगे क्या होता है। डिफरेंट टाइप के स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हैं, डिसइंफेक्शंस हैं, एंटीसेप्टिक्स हैं, ये होते क्या, हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। स्टेरिलाइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच एन आर्टिकल और मीडियम इज मेड फ्री ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आइदर इन वेजिटेटिव और स्पोर्म फॉर्म। स्टेरिलाइजेशन क्या है? एक टाइप का प्रोसेस है जिसके थ्रू हम आर्टिकल से, किसी चीज़ों से, सरफेस से और किसी मीडियम से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्री कर देते हैं, किल कर देते हैं। आइदर उनका वेजिटेटिव और स्पोर फॉर्म, दोनों फॉर्म हम स्टेरिलाइजेशन के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किल कर सकते हैं। वेजिटेटिव फॉर्म क्या होता है? वेजिटेटिव फॉर्म में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्फेक्शन केस करते हैं। इनका प्रोडक्शन, ग्रोथ, ये जो फेज़ है, इस फेज़ में भी हम बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? डिसइंफेक्शन क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल पैथोजेंस एंड ऑर्गेनिजम्स। Wait a bit, sorry. Destruction of all pathogens or organism capable of causing infection but not necessarily spores. All organism may not be killed but the number of is reduced to level दैट इज़ नो लॉन्गर हार्मफुल टू हेल्थ। जो डिस्ट्रक्शन है पैथोजेंस का, हमें क्या करना है? डिस्ट्रक्शन कर देना है। उनके डिसइंफेक्टेंट के थ्रू हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर्स को किल नहीं कर सकते बट उनके नंबर को कम कर सकते हैं। बट स्टेरिलाइजेशन में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पोर भी किल कर सकते हैं। अब एंटीसेप्टिक क्या होता है? एंटीसेप्टिक क्या है? एक केमिकल डिसइंफेक्टेंट है विच कैन ईजली अप्लाई ऑन लिविंग टिश्यू। जो एंटीसेप्टिक क्या होते हैं, हम लिविंग टिश्यू पर ईजिली अप्लाई कर सकते हैं एंड आर यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और हम इनका यूज़ करके क्या प्रिवेंट कर सकते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक सकते हैं। एंटीसेप्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग टिश्यू के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोक सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है? डिसइंफेक्टेंट के थ्रू हम बैक्टीरिया के स्पोर फॉर्म को किल नहीं कर पाते हैं बट उनके नंबर को कम कर सकते हैं ताकि वो इन्फेक्शन केस ना कर सके। स्टेरिलाइजेशन क्या है? एक कंप्लीट प्रोसेस है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए। डियर स्टूडेंट, एसेप्सिस क्या होता है? एक टेक्निक है बाय विच द एक्यूरेंस ऑफ इन्फेक्शन इनटू अनइन्फेक्टेड टिश्यू इज़ प्रिवेंटेड। इसमें क्या होता है कि जहाँ कहीं पे अगर इन्फेक्टेड टिश्यू है उससे उससे हम इन्फेक्टेड टिश्यू के इन्फेक्शन को बचा सकते हैं, रोक सकते हैं।
technique by which the occurrence of infection into uninfected tissue is prevented। एक टेक्निक है जिसके थ्रू इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। एसेप्सिस फॉर सच एज uses of gloves, air filter, UV rays etc achieve microbes free environment। एसेप्सिस के थ्रू हम ग्लव्स को, एयर फिल्टर को, यूवी रेज को माइक्रोब फ्री कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेथड। अब स्टूडेंट हम देखेंगे कौन कौन से मेथड हैं स्टेरिलाइजेशन के। स्टेरिलाइजेशन के डिफरेंट मेथड है। फर्स्ट इज़ फिजिकल मेथड एंड सेकंड इज़ केमिकल मेथड। हम देखेंगे फिजिकल मेथड में कौन कौन से टेक्निक आते हैं। फिजिकल मेथड में हीट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन, तीन मेथड है। हीट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन। फिजिकल मेथड में तीन मेथड है। फर्स्ट इज हीट, सेकेंड इज रेडिएशन एंड थर्ड इज फिल्ट्रेशन। अब हीट में कौन कौन से हैं। हीट में ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट है। ड्राई हीट में क्या क्या है, इंसिनरेशन एंड ड्राई ओवन, हॉट एयर ओवन। मॉइस्ट हीट में क्या है, आप देखिए मॉइस्ट हीट में है पॉस्चराइजेशन एंड स्टीम है, और है बॉइलिंग, वाटर हीटिंग एंड पॉस्चराइजेशन। डिसइंफेक्टेंट के लिए पॉस्चराइजेशन है, स्टेरिलाइजेशन के लिए भी पॉस्चराइजेशन मेथड है। रेडिएशन क्या है, रेडिएशन के दो टाइप हैं, एक आयोनाइजिंग रेडिएशन, सेकेंड इज नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। आयोनाइजिंग रेडिएशन में आयंस का यूज़ करके हम बैक्टीरिया को स्टेरिलाइज करते हैं। फर्स्ट है एक्सरे, गामा रेज एंड कैथोड रेज, और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में है अल्ट्रावायलेट रेज। केमिकल स्टेरिलाइजेशन में क्या क्या आता है आप देखिए। केमिकल स्टेरिलाइजेशन में गैस है एंड लिक्विड। केमिकल स्टेरिलाइजेशन दो टाइप से किया जाता है, गैस और लिक्विड। गैस में हम कौन कौन से गैस यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज फॉर्मेल्डिहाइड एंड सेकेंड इज इथाइल ऑक्साइड, एथिलीन ऑक्साइड। फॉर्मेल्डिहाइड एंड एथिलीन ऑक्साइड। लिक्विड में हम कौन कौन से लिक्विड केमिकल स्टेरिलाइजेशन में हम क्या क्या करेंगे, अल्कोहल, हेलोजेंस, फिनॉल्स, एल्डिहाइड, डिफरेंट टाइप के लिक्विड यूज़ होंगे। कौन कौन से मेथड हुए दोस्तों। फर्स्ट इज फिजिकल एंड सेकेंड इज केमिकल। फिजिकल में मोस्ट है हीट, रेडिएशन एंड फिल्ट्रेशन, और केमिकल में गैस एंड लिक्विड। नाउ फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड में हम क्या क्या देखेंगे। फिजिकल मेथड में फर्स्ट देखेंगे सनलाइट, ड्राइंग हीट में मैंने पहले ही आपको बता दिया ड्राई हीट एंड मॉइस्ट हीट, और सेकंड है नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन। फर्स्ट देखेंगे हम हीट। हीट क्या होता है। हीट में हम दो मेथड देखेंगे, मैंने बताया आपको मॉइस्ट हीट एंड ड्राई हीट। मॉइस्ट हीट क्या होता है, जिसमें हम नमी के थ्रू बैक्टीरिया को किल करते हैं। ड्राई हीट क्या होता है, जिसमें हम ड्राई के थ्रू ड्राई करके बैक्टीरिया को किल करते हैं। मॉइस्ट हीट में हम देखेंगे किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कोगुलेशन एंड डीनेचुरेशन ऑफ देयर एंजाइम एंड इट्स स्ट्रक्चरल प्रोटीन। सूक्ष्म जीवों को उनके एंजाइम और उसके संरचनात्मक प्रोटीन के जमाव और विकृतीकरण द्वारा मारना। मॉइस्ट हीट में क्या होता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, उनका डीनेचुरेशन किया जाता है और कोगुलेशन किया जाता है, जिसके थ्रू बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। नेक्स्ट ड्राई हीट क्या है। ड्राई हीट ऑल्सो डैमेज द डीएनए ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ड्राई हीट के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को भी किल कर दिया जाता है। किल ऑर्गेनिज्म बाय प्रोटीन डीनेचुरेशन, ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ एलिवेटेड लेवल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। डियर प्रोटीन विकृतीकरण, ऑक्सीडेटिव क्षति एंड इलेक्ट्रोलाइट के ऊंचे स्तर के विषाक्त प्रभाव से जीवों को मारता है। ड्राई हीट में क्या करते हैं, प्रोटीन का डीनेचुरेशन होता है और ऑक्सीडेटिव डैमेज हो जाता है, जिसके थ्रू बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। ड्राई हीट के 4 मेथड्स हैं। रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन, हॉट एयर ओवन। ड्राई हीट के 4 मेथड हैं, रेड हीट, फ्लेमिंग, इंसिनरेशन और हॉट एयर ओवन। फर्स्ट देखेंगे हम रेड हीट क्या होता है। डियर स्टूडेंट, रेड हीट क्या होता है, मटेरियल आर हेल्ड इन द
in the flame of Bunsen burner till they become red. फ्लेम के ऊपर हम मटेरियल को तब तक रखेंगे जब तक कि वो रेड नहीं हो जाता, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। मोस्टली हमें अल्कोहल में डिप करके करना चाहिए जिससे कि बैक्टीरिया आप पे ना आ सकें, छिड़क ना सकें। तो हम किस रेड हीट का यूज़ किस किस चीज़ के लिए करते हैं आप वो देख लीजिए। इनॉक्यूलेशन, वायर लूप, टेप्स एंड फॉरसेप्स, सरफेस ऑफ सीरिंग, स्कैपुला एंड नीडल्स। देखिए आप रेड हीट के कैसे करते हैं, दो मेथड हमने बताया आपको। फर्स्ट इज रेड हीट एंड सेकंड इज फ्लेमिंग। हम रेड हीट में क्या करेंगे, कोई भी आर्टिकल्स है जिसको हमें स्टेरिलाइजेशन करना है तो उसमें क्या करेंगे, हम फ्लेम के ऊपर तब तक रखेंगे जब तक कि वो रेड नहीं हो जाता। बट फ्लेमिंग में हम ऐसा नहीं करते हैं। हम फ्लेमिंग में क्या करेंगे, हम आर्टिकल्स को, कोई भी इक्विपमेंट जिसे आप स्टेरिलाइज करना चाहते हैं उसको कुछ देर के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं बट उसको रेड नहीं होने देते हैं। मटेरियल आर पास्ड through the flame of Bunsen burner without allowing them to red hot। मटेरियल्स को हमको क्या करना है, बस पास करना है फ्लेम के ऊपर से, बट उन्हें रेड होने नहीं देना है। एग्जाम्पल क्या क्या है फ्लेमिंग के, फर्स्ट है ग्लास स्लाइड, सेकंड है स्कैपर्स, और नेक्स्ट है माउथ ऑफ कल्चर ट्यूब। जब भी हम फ्लेमिंग का यूज़ करते हैं तो किसके लिए करेंगे, ग्लास स्लाइड्स होते हैं, स्कैपर्स सीजर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सीजर लाइक आर्टिकल्स होता है जिसे हम सर्जिकल प्रोसेस में यूज़ करते हैं। माउथ ऑफ कल्चर में कल्चर ट्यूब, जब भी आपको कल्चर करना है या कल्चर करने के लिए लिक्विड सॉल्यूशन ओपन करना है तो उसमें हम क्या करेंगे, कल्चर जो ट्यूब होते हैं, बॉटल्स होते हैं, उनको हम फ्लेमिंग के थ्रू स्टेरिलाइज करते हैं। नेक्स्ट है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है, नेक्स्ट है इंसिनरेशन। इंसिनरेशन क्या होता है, मेथड ऑफ डिस्ट्रॉइंग कंटामिनेटेड मटेरियल बाय बर्निंग देम इन इंसिनरेटर। दूषित सामग्री को भस्मक में जलाकर। इंसिनरेटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम किसी मटेरियल को भस्म कर देते हैं, जला देते हैं, इस लेवल तक उसको डिकंटामिनेट करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेफली डिस्ट्रॉइंग इन्फेक्टिव मटेरियल्स बाय बर्निंग देम टू एसेस। संक्रमिक सामग्रियों को सुरक्षित रूप से जलाकर राख कर देना। जो भी कंटामिनेटेड आइटम्स है, मटेरियल्स हैं, उनको हम इतना जला देते हैं कि वो राख बन जाए जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैले ना, आपको इन्फेक्शन केस ना करें। एग्जाम्पल क्या है, सॉइल ड्रेसिंग, एनिमल कार्केसेस, पैथोलॉजिकल मटेरियल एंड बेडिंग। गंदे कपड़े, पशु के सब एनिमल्स के जो मर जाते हैं उनको हम स्टेरिलाइज करने के लिए करते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हो जाता है तो उनको हम कैसे स्टेरिलाइज करते हैं, तो डिफरेंट टेक्निक हैं बट इनमें से एक टेक्निक इंसिनरेशन भी है। पैथोलॉजिकल मटेरियल, पैथोलॉजिकल वेस्ट जो भी होती हैं उनको स्टेरिलाइजेशन करने के लिए हम इंसिनरेशन करते हैं। बेडिंग, खराब बिस्तर, इन्फेक्टेड बेड जिससे इन्फेक्शन ना फैले उसके लिए भी हम इंसिनरेशन करते हैं। इसके थ्रू जो भी आर्टिकल्स होता है उसको कंटामिनेटेड होता है उसको स्टेरिलाइज करने के लिए हम बर्निंग प्रोसेस करते हैं जो कि इंसिनरेशन के थ्रू होता है। इंसिनरेशन एक प्रोसेस है और इंसिनरेटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू इंसिनरेशन किया जाता है। स्टेबल ओनली दोज आर्टिकल टू डिस्पोज, केवल उन आर्टिकल्स के लिए यूज़ होता है जो कि डिस्पोज करना हो। अगर आप रिसाइकल करना है, रीयूज़ करना है तो हम उसके लिए इंसिनरेशन का यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है इसी ड्राई हीट में हॉट एयर ओवन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक यूज्ड इन स्टेरिलाइजेशन। मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन बाय ड्राई हीट। शुष्क ताप द्वारा बाध्यकरण को सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयुक्त विधि, मोस्टली यूज होने वाला टेक्निक है स्टेरिलाइजेशन के लिए।
It is used to process a material by which can withstand high temperature but which are likely to be affected by contact with steam. इसके उपयोग उन सामग्रियों को संसाधित करने के लिए किया जाता है जो उच्च तापमान को सहन कर सकते हैं लेकिन भाप के संपर्क में प्रभावित होने की संभावना है। इस टेक्निक का यूज़ हम उन मटेरियल्स को स्टेरिलाइजेशन करने के लिए करते हैं जो कि स्टीम के कांटेक्ट में आने पे ख़राब हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसके लिए हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ चॉइस फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ, ये जो मेथड है स्टेरिलाइजेशन का, इस हम ग्लासवेयर, फॉरसेप्स, सीजर, स्कैपल, स्वैब स्टिक, टेस्ट ट्यूब, इनको स्टेरिलाइज करने के लिए करते हैं। Materials such as oil, jellies and powder which are impervious to steam are sterilized by hot air oven. तेल, जेली एंड पाउडर जैसी सामग्री को भाप के प्रति अभेद होती है, उन्हें गर्म हवा के ओवन पे, अगर आप सिंपल सी बात है, अगर आप ऑयल में को स्टीम देंगे तो ऑयल और एंड वाटर इनसॉल्युबल होता है, जेलीज है, पाउडर स्टीम हो जाएगा तो फिर वो यूज़ कैसे करेंगे। तो इनको हम स्टेरिलाइज करने के लिए हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं आपको हॉट एयर ओवन दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हॉट एयर ओवन, इसी के थ्रू हम स्टेरिलाइजेशन करते हैं। हॉट एयर ओवन इज electrically heated and it is fitted with a thermostat that maintain the chamber air at a chosen temperature. गर्म हवा ओवन को विद्युत द्वारा गर्म किया जाता है और इसमें एक थर्मोस्टेट लगाया जाता है जो कि कक्ष की हवा को चुने हुए तापमान पर रखता है। हॉट एयर ओवन में टेम्परेचर हम फिक्स करते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू प्रोवाइड होता है। इसमें एक चैम्बर होता है, ये आपको चैम्बर दिख रहा है, ये थर्मोस्टेट चैम्बर है। इसमें अगर जो आपने टेम्परेचर दिया है उस टेम्परेचर में आने के बाद ये टेम्परेचर को आर पार नहीं होने देता है। होल्डिंग टेम्परेचर एंड टाइम मीन्स आप कितने टाइम के लिए सैंपल को होल्ड करेंगे। अगर आप टेम्परेचर 160 डिग्री सेल्सियस दे रहे हैं तो आप 2 घंटे के लिए स्टेरिलाइज करेंगे। अगर आप 170 डिग्री सेल्सियस रखते हैं स्टेरिलाइजेशन के लिए तो 1 घंटे के लिए, और 180 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 मिनट्स। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना टाइम कम यूज़ होगा। Cutting instruments such as those used in ophthalmic surgery should be sterilized at 150 degrees Celsius for 2 hours. Oil, glycerin and dusting powder should be sterilized at, जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट सर्जरी में यूज़ होता है, ऑप्थेल्मिक सर्जरी में यूज़ होता है, उस आर्टिकल्स को, इंस्ट्रूमेंट को स्टेरिलाइज करने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट 150 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स के लिए स्टेरिलाइज किया जाता है। प्रिकॉशंस, डियर स्टूडेंट, हमें हॉट एयर ओवन में आर्टिकल्स को स्टेरिलाइज करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस करना होगा, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे टेक्नीशियन जिनको टेक्निक नहीं पता होता और वो फॉलो भी नहीं करते हैं। तो फर्स्टली है शुड नॉट बी ओवरलोडेड। सैम्पल आप जितना प्लेस है उतना ही आर्टिकल्स रखिए, ऐसा नहीं कि पूरा रखते जाइए। अरेंज्ड इन अ मैनर विच फॉलोज फ्री सर्कुलेशन ऑफ एयर, इतना स्पेस बना के रखिए कि उसमें एयर पास हो सके, प्रॉपर एयर सर्कुलेट हो सके। मटेरियल टू बी स्टेरिलाइज्ड शुड बी परफेक्टली ड्राई, जो भी मटेरियल आपको स्टेरिलाइज करना है वो प्रॉपर ड्राई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने वॉश किया और स्टेरिलाइज करने के लिए रख दिया, पहले उसमें से प्रॉपर वाटर को रिमूव कीजिए, देन आप स्टेरिलाइज कीजिए। नेक्स्ट इज टेस्ट ट्यूब, फ्लास्क etc यूज़ किसके लिए होता है, टेस्ट ट्यूब्स को स्टेरिलाइज करने के लिए। फ्लास्क को शुड बी फिटेड विथ कॉटन प्लग, जो टेस्ट ट्यूब्स होते हैं और फ्लास्क होती हैं
उनको स्टेरिलाइज करने के लिए आप कॉटन प्लग से ढक दीजिए। वो जो उसका ट्यूब्स का फ्लास्क का माउथ होता है उसे कॉटन प्लग से फिट कर दीजिए, जिससे कि उसमें कट क्रैक्स ना हो। नेक्स्ट, पेट्री प्लेट्स एंड पिपेट शुड बी रैप्ड इन पेपर। जो पेट्री प्लेट्स होती हैं, पिपेट्स होते हैं, उनको अगर आप स्टेरिलाइज करते हैं तो उनको पहले पेपर में आप रैप कीजिए, देन आप स्टेरिलाइज कर लीजिए। नेक्स्ट, नव रबर एंड इन्फ्लामेबल मटेरियल शुड नॉट बी केप्ड इनसाइड। जो रबर हैं और इन्फ्लामेबल ज्वलनशील मटेरियल हैं जिससे आग लग सकती है, उन चीज़ों को हॉट एयर ओवन के अंदर नहीं रखिए। अगर आप रबर को रखते हैं तो वो मेल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द oven must be allowed to cool for 2 hours before opening since glassware may crack by sudden cooling। जब भी आप स्टेरिलाइजेशन का टाइम हो जाता है उस ओपन कर पहले उस ओपन करने से पहले उसको कूल होने दीजिए। ऐसा नहीं कि स्टेरिलाइज अभी 2 आवर हुआ और आप तुरंत स्विच ऑफ कर दें या ओपन कर दें। बट सॉरी, एक्चुअली आई वुड से टू द ओवन मस्ट बी अलाउड टू कूल फॉर 2 आवर्स। जब भी आपका स्टेरिलाइजेशन टाइम कंप्लीट हो जाता है तो ओपन करने से तो नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दीजिए। पहले 2 घंटे नॉर्मल टेम्परेचर पे इंस्ट्रूमेंट जैसे ही स्टेरिलाइजेशन टाइम कंप्लीट होता है तो 2 घंटे तक नॉर्मल ही रहने दें, आप डोर ओपन नहीं कीजिए। अगर आप डोर ओपन करते हैं तो सडन कूलिंग की वजह से जो ग्लासवेयर्स हैं वो ब्रेक हो सकती हैं, क्रैक हो सकती हैं। नेक्स्ट, यूजेस ऑफ हॉट एयर ओवन। हम हॉट एयर ओवन का यूज़ कहाँ करते हैं? स्टेरिलाइजेशन ऑफ ग्लासवेयर लाइक ग्लास, सिरिंजेस, पेट्री डिशेस, पिपेट्स एंड टेस्ट ट्यूब। ग्लासवेयर जैसे कि सिरिंज हो गया, पेट्री प्लेट्स हो गई, पिपेट्स हो गए, टेस्ट ट्यूब्स हो गए, इनको स्टेरिलाइज करने के लिए हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक स्कैपल, सीजर, फॉर्सेप्स, केमिकल लाइक लिक्विड पैराफिन, फैट्स, इन सभी को स्टेरिलाइज करने के लिए हम हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई विल टीच यू मॉइस्ट हीट इन सेकेंड पार्ट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।